ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 44। इसमें देखिए एक कार्बोकेटायन हमको ये दे रखा है, 3 मेंबर्ड रिंग है और एक CH2 प्लस है। इसका नेम होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। और ये तो एज यूजुअल आपको पता होगा, ऐसे दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटायन। अब हमसे कहा गया बताइए दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन, तो हम क्या देखेंगे, रेजोनेंस देखेंगे। तो यहां पर इसमें तो पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो यहां तो रेजोनेंस होगा। अच्छा, यहां ऐसा कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो ज्यादा स्टेबल ये होना चाहिए। बट याद रखना इस दोनों में ज्यादा स्टेबल ये होता है। अब ये ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, इसको हम समझेंगे सिग्मा रेजोनेंस, ठीक है। और सिग्मा रेजोनेंस का एक नाम और होता है, याद रखेंगे आज के बाद, डांसिंग रेजोनेंस। अब डांसिंग रेजोनेंस में क्या होगा, देखो इस कैटायन को हमने एज इट इज यहां पे लिखा। इसमें देखो ये जो साइक्लोप्रोपाइल जो रिंग है, इस रिंग में यहां पर ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन sp3 कार्बन है, ये कार्बन भी सिंगल बॉन्डेड है, sp3 हाइब्रिडेशन इसका है और इसका भी sp3 हाइब्रिडेशन है। और हमको ये पता है कि अगर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए। तो ये एंगल भी 109.5 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल भी 109.5 डिग्री होना चाहिए और ये एंगल भी 109.5 डिग्री होना चाहिए। बट 3 मेंबर्ड रिंग है, एक ट्राइंगुलर शेप है, तो ये एंगल एक्चुअल में होता कितना है, 60 डिग्री होता है। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, होना 109.5 डिग्री चाहिए था, बट होता कितना है, 60। तो 60 का मतलब एंगल कम होता है। एंगल कम होने से क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब ये दोनों रिपेल करेंगे, ये आपस में रिपेल करेंगे और ये दोनों बॉन्ड भी रिपेल करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखो इस रिपल्शन से क्या होता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड वीक सिग्मा बॉन्ड होते हैं। इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्चुअल सिग्मा बॉन्ड जैसी नहीं होती, ये वीक सिग्मा बॉन्ड नेचर के होते हैं। इसलिए ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहां से डीलोकलाइज होकर इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये सिग्मा बॉन्ड यहां से पाई में कन्वर्ट होता है तो ये इस कार्बन को तो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो इसको तो गेन हुआ, लॉस किसको हुआ, इस वाले कार्बन को। इसलिए इस वाले कार्बन पे चढ़ जाता है प्लस और यहां बन जाता है डबल बॉन्ड। तो जैसे ये वाला सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ, वैसे ही ये सिग्मा बॉन्ड भी इस तरफ डीलोकलाइज हो सकता है। तो अगर ये डीलोकलाइज हुआ तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, और अगर ये वाला सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ तो ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। तो ये स्ट्रक्चर इनके क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे कि इसके ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, इसलिए इसका नाम होता है डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। ये दो इसके RS। बस याद रखना इस केस में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं होता है, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, इसलिए नाम होता है सिग्मा रेजोनेंस। और अगर हमसे कहा जाए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए, तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ये सिग्मा जैसा है वैसा ही है, ऐसे सिग्मा बना दिया। ये वाला सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ तो पार्शियल सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ये वाला सिग्मा डीलोकलाइज यहां पर हो रहा है तो यहां पर भी पार्शियल सिग्मा बॉन्ड, और यहां पर पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो यहां बना दिया पार्शियल पाई बॉन्ड, ठीक है। अब चार्जेस देखो, पॉजिटिव चार्ज कहां डिस्पर्स हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो यहां पर भी डेल प्लस आएगा, यहां पर भी डेल प्लस और यहां पर भी डेल प्लस होगा, तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। अब एक चीज और समझो, हमने कहा कि ये सिग्मा बॉन्ड वीक सिग्मा बॉन्ड है। ये वीक सिग्मा बॉन्ड क्यों है, इसका एक रीजन और हो सकता है, वो क्या समझना, यहां पर ये 3 कार्बन है, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ठीक है। और इसमें ये इसका एक्सिस, इन तीनों कार्बन का एक्सिस। एक्चुअल में क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता किससे है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के कारण। तो इसमें जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है वो थोड़ा बाहर की तरफ होती है, एक्सिस के बाहर की तरफ होती है, इस टाइप से रिपल्शन के कारण। ये वाला ओवरलैपिंग ऐसे बाहर की तरफ होगा
और ये भी ओवरलैपिंग एक्सिस के बाहर की तरफ होता है। ये तीनों कार्बन का, ये इस सिग्मा बॉन्ड की ये ओवरलैपिंग, इस सिग्मा बॉन्ड की ये ओवरलैपिंग और इस सिग्मा बॉन्ड की ये ओवरलैपिंग, और ऊपर ये CH2+। और एक अनहाइब्रिड इसके पास भी तो होगा, इसके पास भी तो एक वैकेंट ऑर्बिटल है। अब देखो, चूंकि ये ओवरलैपिंग बाहर इस एक्सिस के बाहर की तरफ हटकर हो रही है, तो ये ओवरलैपिंग इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है। समझना, जैसे ये दो चौक हैं, बिल्कुल अपनी एक्सिस पर एक दूसरे से ओवरलैप करे तो बनने वाला सिग्मा बॉन्ड स्टेबल सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन ये इस तरह से एंगुलर शेप में ओवरलैपिंग करे तो ओवरलैपिंग इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है, इसलिए बनने वाला सिग्मा बॉन्ड वीक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो बस यही खास बात है कि ये जो ओवरलैपिंग बाहर की तरफ हटकर हो रही है, इस कारण से ये सिग्मा बॉन्ड वीक सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो वीक सिग्मा होने के कारण ही ये सिग्मा बॉन्ड भी डीलोकलाइज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मा रेजोनेंस या फिर डांसिंग रेजोनेंस भी इसको हम कहते हैं, ये याद रखना। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली ये कहा जाता है कि इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होती है, ये तुम्हें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और इस बेसिस पर अब अगर हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालें, चलो ठीक है, ये मैं हटा देता हूं। अब यहां पर देखो, मान लीजिए ये हमें दे रखा है, ये याद रखना, अगर ये दे रखा हो, ये लिखा PH, इसकी स्टेबिलिटी 3 बेंजाइल से ज्यादा और इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा। ठीक है, इन दो से ज्यादा, और इसकी स्टेबिलिटी यहां पर PH CH PH। PH का मतलब क्या हुआ? फिनाइल, मतलब बेंजीन रिंग। इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा, याद रखो। उसके बाद फिर एक सिंगल 3 नंबर रिंग वाला पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा, ये याद रखना। इसके बाद फिर नंबर आता है CH3 CH3। ये एग्जांपल अभी कुछ टाइम पहले मैंने लिया था, ये ज्यादा स्टेबल, और इससे कम स्टेबल ये वाला कार्बोकेटायन होता है। ये तो भी मैंने कुछ टाइम पहले ही लिया था। ठीक है, तो ओवरऑल ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। कभी अगर क्वेश्चन आए तो हमें इस ऑर्डर को फॉलो करना है, तो याद रखो। इसको हमने नाम क्या दिया था? सिग्मा रेजोनेंस। ठीक है, चलो ये एग्जांपल हुआ। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो ठीक है, इसके बाद हम अब उस कॉन्सेप्ट की ही बात करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 45। इसमें देखिए हमें क्या दे रखा है, यहां पर समझना, बेंजीन रिंग है, से अटैच्ड यहां पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा रखा है, जिसमें C पे चार्ज प्लस दे रखा है, और इस ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर दोनों तरफ मिथाइल हमें दे रखे हैं। इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। इस वाले केस में कैटायन वही दे रखा है, बस फर्क इतना सा कि दोनों मिथाइल यहां से हटाकर यहां दे दिए गए। अब ये बताना है कि ये ज्यादा स्टेबल कि ये ज्यादा स्टेबल, बताइए कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग लेंगे। पहले तो मैं तुम्हें आंसर बता दूं, याद रखना, इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल होता है। ये तो इसका आंसर हुआ। अब ये ज्यादा स्टेबल क्यों होता है समझना। अगर मैं यहां पर, चलो ठीक है, पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में कहता हूं, फिर हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन भी करेंगे। यहां पर ये दोनों मिथाइल ऑर्थो पोजीशन पर हैं, तो इन दोनों मिथाइल की इससे इसकी दूरी और इन दोनों की आपस में दूरी कम है, जबकि यहां पर इनके बीच में दूरी ज्यादा है, यहां की दूरी ज्यादा है। तो दूरी कम होने से क्या होगा, ये मिथाइल इस मिथाइल को रिपेल करेगा और ये मिथाइल भी इस मिथाइल को रिपल्शन, इनके बीच में रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन अगर होगा तो सिस्टम क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो यहां पर ये जो ग्रुप होगा, ये ग्रुप, इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कौन सी है? सिंगल बॉन्डिंग है। तो ये वाला जो ग्रुप होगा, ये ग्रुप इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट ऐसे घूमकर इस बेंजीन के प्लेन से बाहर चला जाएगा। तुम्हें याद है मैंने कहा था, रेजोनेंस होने के लिए स्पीशीज का प्लेनर होना जरूरी है।
मतलब अगर ये वाला प्लस चार्ज इस बेंजीन के कॉन्जुगेशन में है, इट मींस ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप इस बेंजीन के ही प्लेन में होना चाहिए। लेकिन ये दोनों मिथाइल इन दोनों मिथाइल को रिपेल करके सिंगल बॉन्ड के अबाउट घुमाकर उसको प्लेन से बाहर कर देते हैं। जैसे ही प्लेन से बाहर जाएगा, अब ये प्लस चार्ज का इसके साथ कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ठीक है, अब समझना। अब इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में लेता हूं। अगर मैं यहां पर इसका यहां पे पाई ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, समझना। इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड किससे बनता है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। मतलब एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसके पास भी है, इसके पास भी है। इन दोनों के बीच में भी अनहाइब्रिड, यहां पर भी अनहाइब्रिड, यहां पर भी अनहाइब्रिड है, यहां पर भी अनहाइब्रिड है। पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड बना दिया, इनके बीच में पाई बॉन्ड बना दिया और इसके बीच में भी पाई बॉन्ड बना दिया पाई बॉन्ड। चलो ठीक है। अच्छा, सी पे चार्ज प्लस है तो इसके पास भी एक अनहाइब्रिड होगा और चार्ज पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेम केस इसमें भी बना सकते हैं। सभी के पास अनहाइब्रिड, ये सभी के पास एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये इनके बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है और इसके पास भी एक अनहाइब्रिड होगा, वैकेंट होगा, जिसके कारण उस पर चार्ज प्लस होगा। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये इनके पैरेलल है। ये 6 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल तो है, ये तो है, तभी तो रेजोनेंस हो रहा है। और ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये भी इसके पैरेलल ही होगा। पैरेलल होगा तो क्या होगा? पैरेलल होगा तो वर्ल्डिंग चेंज होगी। ये वाला पाई बॉन्ड यहां से यहां पर चला जाएगा, यहां से यहां जाएगा तो ये प्लस चार्ज इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। फिर ये पाई बॉन्ड इधर, मतलब कहने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज तो इस बेंजीन के कॉन्जुगेशन में होगा। मतलब ये प्लस अभी इस कार्बन पर है, फिर ये प्लस इस वाले कार्बन पर आएगा, फिर यहां पर भी आएगा, फिर यहां पर भी आएगा। लेकिन इस वाले में क्या होगा? ये दोनों मिथाइल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों मिथाइल भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्शन से क्या होगा? अब ये वाला जो सिस्टम है ये प्लेन में ना होकर प्लेन से घूम जाएगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। और जैसे ही आउट ऑफ प्लेन होगा, अब इस ऑर्बिटल का इस ऑर्बिटल, मतलब ये दोनों ऑर्बिटल अब एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और जैसे ही ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, अब इस पॉजिटिव चार्ज का इसके साथ कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगा। और कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो ये प्लस चार्ज जहां पर है बस वहीं पर ही रहेगा। मतलब ये प्लस इस कार्बन पर है तो इसी कार्बन पर रहेगा, जबकि ये वाला प्लस चार्ज इन दोनों ऑर्थो पे और इस पैरा पर भी आएगा। इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है ऑर्थो इफेक्ट। ये वर्ड याद रखिएगा, इस वर्ड को हम बाद में भी काम में लेंगे, अभी और आएगा। ऑर्थो इफेक्ट इसका नाम है। और एक नाम और इसका भी बोल सकते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। मतलब स्टेरिक इनहिबिशन का मतलब क्या हुआ? स्टेरिकली किसी चीज का नहीं होना जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। मतलब क्या कहते हैं? रेजोनेंस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण रेजोनेंस का नहीं होना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन हो और उस रिपल्शन के कारण मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ना हो, रेजोनेंस होना रुक जाए, उसी को बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। और शॉर्ट में इसको कहा जाता है क्या? SIR इफेक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब, अच्छा ऑर्थो इफेक्ट क्यों बोला इसको? ऑर्थो इफेक्ट हमने इसलिए बोला कि रिपल्शन कब होगा मिथाइल के बीच में? जब ये दोनों मिथाइल ऑर्थो पोजीशन पर होंगे तभी। अब यहां पर दोनों मिथाइल इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर है और मेटा पर तो दूरी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ेगी तो ऐसा कोई रिपल्शन यहां पर नहीं होगा, याद रखो। तो यही रीजन है कि इसमें तो पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन के कॉन्जुगेशन में होगा, प्लस चार्ज यहां पर है, इन दोनों कार्बन पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा। लेकिन इनके कारण, रिपल्शन के कारण ये वाला जो ग्रुप होगा ये प्लेन से बाहर चला जाएगा घूमकर, और घूमने के बाद ये प्लस चार्ज इसके कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। मींस प्लस चार्ज जिस कार्बन पर है उसी पर ही रहेगा।
इसलिए ये वाला केटायन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसका एक बड़ा बेहतरीन एग्जांपल और हम ले सकते हैं यहां पर। जैसे मैंने तुम्हें ये मॉलिक्यूल यहां पर लिखा CH2+ और यहां पे लिखा NO2 और यहां पे लगा दिया CH3, यहां पर भी लगा दिया CH3, ये बेंजीन बना दिया। अच्छा जी, एक मॉलिक्यूल एक स्पीशीज हमने और बनाया CH2+, यहां पे लिखा CN, ठीक है, और यहां लिखा CH3 और यहां पर भी लिखा CH3 और ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड बना दिया। अब हमसे कहा जा रहा है बताओ ये ज्यादा स्टेबल कि वो ज्यादा स्टेबल। तो देखो ऑर्थो इफेक्ट हमेशा बिगर ग्रुप में लगता है। बिगर ग्रुप में ग्रुप जितना बड़ा होगा रिपल्शन उतना ही ज्यादा होगा। यहां पर कौन सा ग्रुप है? NO2 ग्रुप है। अब NO2 ग्रुप के इसके रेस्पेक्ट में दोनों मिथाइल, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, तो ये भी ऑर्थो पोजीशन पर है। ठीक है, अच्छा CH2 की पैरा पोजीशन पर NO2 है, तो NO2 का इफेक्ट कौन सा मानते हैं हम लोग? -M। लेकिन इस वाले केस में NO2 का -M नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये दोनों CH3 NO2 को रिपेल करके इस NO2 को प्लेन से बाहर कर देंगे और जैसे NO2 प्लेन से बाहर जाएगा इसका इस पर कोई -M इफेक्ट नहीं लगेगा। चलो ठीक है, अब यहां पर आ जाओ CN, साइनेट ग्रुप है। साइनेट में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है। sp का मतलब ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। तो साइनेट ग्रुप की ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर होती है। अब ये दोनों मिथाइल ग्रुप साइनेट को रिपेल करेंगे, क्योंकि ये तो लीनियर है तो ये तो उसी लाइन में बना रहेगा, ये कोई प्लेन से बाहर नहीं जाएगा। तो CN का -M इफेक्ट लगता है और यहां पर भी एज इट इज लगेगा। समझ गए? तो इसका तो -M। अच्छा जी, NO2 का -M नहीं लग रहा है बट -I तो लगेगा, -I तो लेंगे। तो बताओ NO2 का -E ज्यादा या CN का -M ज्यादा? डेफिनेटली -M ज्यादा होगा और -M ज्यादा होगा तो बताइए ये क्या करेगा? ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर प्लस की वैल्यू को और बढ़ाएगा और प्लस की वैल्यू को बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ जी, लेकिन अगर C पे चार्ज माइनस कर दें, तो फिर आंसर उल्टा हो जाएगा, फिर माइनस वाला ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, याद रखो। ठीक है, चलो खैर, तो ये हमने कई सारे एग्जांपल्स इसमें डिस्कस करे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल्स आपको काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको आप एक बार, दो बार, कम से कम 2 बार अच्छे से रीड करिएगा, तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम हमारा अगला टॉपिक लेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो बच्चों, अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, जिसमें हमने कई सारे एग्जांपल्स सॉल्व करे थे। ठीक है, अब उसमें एक चीज याद रखिएगा, जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए थे कार्ब एनायन वाले, मतलब ऐसी स्पीशीज जिसपे चार्ज नेगेटिव हो, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। क्योंकि अब जो हमारा आगे का टॉपिक होगा, आगे का टॉपिक है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये जो टॉपिक है ये हम तभी बना पाएंगे जब वो जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज थी उनके स्टेबिलिटी को कंपेयर करना हमें बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है वो एग्जांपल्स जो तुम लोगों ने सोल्व करे होंगे, बहुत अच्छे से एग्जांपल्स उनको तुमने सोल्व करा होगा और तुम्हें समझ में भी आया होगा। चलिए ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी क्या होता है, इसमें कई सारी थ्योरीज है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी। तो यहां पर देयर आर वेरियस थ्योरी फॉर एसिड एंड बेस। इसमें नंबर 1 थ्योरी आती है, नाम सुना होगा तुमने, आर्हेनियस थ्योरी। अब आर्हेनियस का कहना क्या था? आर्हेनियस का कहना था एसिड और बेस होते क्या है। तो सबसे पहले एसिड क्या होता है? एसिड इज H+ आयन डोनर और बेस क्या होते हैं? OH- आयन डोनर। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना
रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। तो सिंपल सी बात है, आरएनएस की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंगली क्या था, एसिड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो H प्लस आयन रिलीज करते हो, और बेस क्या होते हैं जो OH माइनस आयन रिलीज करते हो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले सकता हूं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, H प्लस एंड Cl माइनस। तो H प्लस रिलीज हो रहा है तो HCl क्या है, एसिड है, तभी तो नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और एक होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH ब्रेक होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, Na प्लस एंड OH माइनस में। तो NaOH को क्या बोला, बेस बोला। तो ये हुआ आरएनएस थ्योरी। इसी बेसिस पर सेकंड आया ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। अब ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट क्या था, एसिड के लिए कहा गया एसिड इज ए H प्लस आयन डोनर, और बेस के लिए बोला गया H प्लस आयन एक्सेप्टर। बस ये फर्क था इसमें और इसमें। H प्लस आयन डोनर ये दोनों में कॉमन था, बस बेस के लिए फर्क था कि बेस को क्या कहा गया, H प्लस आयन एक्सेप्टर। अरे बस में तो जो H प्लस देगा वो एसिड होगा, और जो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। बस सिंपल सी बात। और उसके बाद नेक्स्ट था लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट जो था वो लोन पेयर की बेसिस पर था। तो इसके अकॉर्डिंगली एसिड का मतलब होता है, एसिड इज ए लोन पेयर एक्सेप्टर। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड, और बेस होता है लोन पेयर डोनर। जो लोन पेयर डोनेट करेगा, जो लोन पेयर रिलीज करेगा वो बेस होगा। इसका एग्जांपल हम यहां पर ले सकते हैं। जैसे ये हमने एक मॉलिक्यूल लिया AlCl3 पर यहां पर Cl माइनस काटे को जरा देखो, तो बताइए क्या होगा इस केस में। Al एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और क्लोरीन के पास में क्या है, लोन पेयर है। तो क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर एल्यूमिनियम को देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा AlCl4 माइनस में। तो ठीक से देखो, AlCl3 ने क्या करा, लोन पेयर एक्सेप्ट करा, तो AlCl3 यहां पर क्या हुआ, एसिड, और Cl माइनस ने क्या करा, लोन पेयर डोनेट करा। ये डोनेट करने का मतलब ये है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है वो कौन करे, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन कर रहा है यहां पर। तो ये लोन पेयर एल्यूमिनियम से बॉन्ड बनाने के काम आ रहा है। आई बात समझ। तो क्लोरीन का काम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। तो ये क्या हुआ, ये बेस होगा। तो इसको हम बोलेंगे लुईस एसिड, और इसको हम बोलेंगे लुईस बेस। तो सिंपल सी बात है, एसिड का मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर। लोन पेयर, पेयर का मतलब टू इलेक्ट्रॉन। टू इलेक्ट्रॉन वही एक्सेप्ट करेगा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो जिन स्पीशीज के पास वैकेंट ऑर्बिटल है वो लुईस एसिड है, और जिनके पास लोन पेयर है, अब लोन पेयर किस किस के पास होता है, कई सारे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है। जैसे मैं को अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, अमोनिया बेस की जैसे बिहेव करेगा। H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो H2O जो है वाटर, वो भी बेस की जैसे बिहेव करेगा। अरे बात सब है। तो ये कुछ थ्योरी हुई। अब यहां पर इस टॉपिक में, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हम एसिड का सिंपल मीनिंग लेके चलेंगे। सिंपल मीनिंग से मतलब क्या है, कोई हमने HA ये कंपाउंड लिया, इसको हमने माना यहां पे एसिड माना, ठीक है, इसको कहा गया एसिड। अब यहां पर H और A के बीच में ये चीज हमेशा याद रखना, H और A के बीच में बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन A का होगा। A यहां पर कोई एक अननोन एटम है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो, ये बॉन्ड ब्रेक होकर A के पास चला जाए, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होकर A के पास आ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही सी, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गया, तो हाइड्रोजन को तो लॉस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो H पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, और A को 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, तो इसको फायदा हुआ, तो इस पे चार्ज माइनस। इलेक्ट्रॉन 2 है बट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 1 आया, एक इलेक्ट्रॉन तो A का था ही सी, एक्स्ट्रा तो एक ही आया ना, तो चार्ज -1, ठीक है। तो यहां पर ये है एसिड। तो ये जो A माइनस बना है, इसको याद रखना, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस।
सी का मतलब कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो कभी भी कोई भी एसिड अगर H प्लस रिलीज करेगा तो बनने वाली स्पीशीज जो भी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, याद रखना। जैसे मैं कुछ एग्जांपल इसके ले सकता हूं। मैंने यहां पे लिखा HCl, बताइए HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, H प्लस हटा दो, Cl माइनस बना दो, ठीक है। मैंने बोला HBr, HBr का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, Br माइनस। हमने बोला HNO3 का कॉन्जुगेट बेस बता दो, तो H प्लस लेस कर दो, क्या बनेगा, NO3 माइनस। आपसे कहा जाए H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस बता दो, H हटा दिया, क्या बना दिया, HSO4 माइनस। तो बस किसी एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनाना हो तो क्या करेंगे, H प्लस लेस कर देंगे, तो वो स्पीशीज क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर HA एक एसिड है, डिसोसिएट हुआ H प्लस और A माइनस में, तो A माइनस को हमने बोला कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। इस कंपाउंड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी Ka पर। Ka यहां पर क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट या रिएक्शन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। A का मतलब एसिड है, तो इस Ka की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो क्या लिखा, Ka इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस एंड डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA, ठीक है। कुल मिलाकर ये जो Ka है, ये Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा, और इस Ka की जो वैल्यू होगी वो मेनली डिपेंड करेगी A माइनस की स्टेबिलिटी पर। ये A माइनस मीन्स कॉन्जुगेट बेस, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, और Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पर कुल मिलाकर ये है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कौन, A माइनस, याद रखो। तो ये मास्टर कॉन्सेप्ट है, ये मास्टर कॉन्सेप्ट है, याद रखना। कभी भी तुम्हें 2, 3, 4 कई सारे कंपाउंड अगर दे रखे हो और तुमसे कहा जाए बताइए कौन इनमें से मोर स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है, तो आप क्या करेंगे, उन सभी कंपाउंड में से पहले H प्लस को रिलीज कर देंगे। H प्लस रिलीज करने के बाद उसको नेगेटिव चार्ज स्पीशीज में कन्वर्ट करके उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, और स्टेबिलिटी कंपेयर करने के बाद ही आप उसका आंसर दे सकेंगे, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, दैट इज A माइनस, ओके। ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, मैंने बोला ही था अगर वैल्यूज दे रखा है तो जिसकी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। व्हाट इज pKa, याद रखो, pKa is an anti-log of Ka, जिसके Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसके pKa की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। तो याद रखना, जिसकी मान लीजिए किसी की pK वैल्यू 1.5 है और किसी की pK वैल्यू 3.4 है। अब आपसे कहा जाए बताइए कौन ज्यादा एसिडिक है, तो डेफिनेटली जो 1.5 वाला होगा वो मोर एसिडिक होगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज और, जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कैसा होगा, A माइनस होगा, मतलब एनाइन होगा, और एनाइन को कौन स्टेबलाइज करता है। अब हम इफेक्ट की बात करें तो मैंने तुमसे कहा था 6 टाइप का इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में। कौन कौन सा, 2 टाइप का आई इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई, 2 टाइप का मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम माइनस एम, और 2 टाइप का हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट, प्लस एच एंड माइनस एच। हो गए टोटल 6 टाइप। 6 में से 3 तो प्लस वाले हैं, प्लस एम प्लस एच प्लस आई। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने वाले, इलेक्ट्रॉन देने वाले, और 3 इफेक्ट माइनस वाले हैं, माइनस एम माइनस एच माइनस आई। तो माइनस का मतलब खींचने वाले। तो एनाइन ए पे चार्ज माइनस है, ये मैं तुमको कह चुका हूं। माइनस को कौन सा इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा, माइनस वाले, खींचने वाले। तो यहां पर हम इसमें कहेंगे ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस एच या फिर माइनस आई, इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, याद रखो, ठीक है। चलो, तो ये तो हुआ एक सिंपल इसका कॉन्सेप्ट। अब यहां पर हम एक थोड़ा सा एग्जांपल से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं।
सपोज दो टाइप का हमें एसिड दे रखा है, एक दे रखा है HA1 और एक दे रखा है HA2। ठीक है, दोनों डिसोसिएट हुए किस किस में, H प्लस में, और ये बना A1 माइनस। तो ये जो A1 माइनस है ये HA1 का कॉन्जुगेट बेस, ये एसिड तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये दूसरा एसिड HA2 डिसोसिएट हुआ H प्लस में और A2 माइनस में, तो A2 माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है, ये दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है। तो हमने पहले क्या करा, इनको कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट कर दिया। तो कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। एनाइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं, याद रखना, बट एक न्यूट्रल कंपाउंड की स्टेबिलिटी को हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, और ऐसा कभी करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। किन्हीं भी दो कंपाउंड की स्टेबिलिटी को हम ऐसे ही कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, अगर नेगेटिव चार्ज फॉर्म में है तो फिर, या पॉजिटिव चार्ज फॉर्म में है, मतलब आयन की फॉर्म में है, तो फिर हम स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इनको एनाइन में कन्वर्ट करा। ठीक है, अब मैं ये मानता हूं, मान लीजिए A2 माइनस A1 माइनस से ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल कौन है, मान लीजिए ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो बताइए इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सेट बताइए। डेफिनेटली HA2 होगा। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये मोर एसिडिक होगा। भाई ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसका फॉर्मेशन फास्ट होगा, जल्दी से बनेगा। तो जल्दी से कब बनेगा, जब ये तुरंत इन दोनों में डिसोसिएट हो जाए, मतलब ये फटाफट H प्लस आयन रिलीज कर देगा, और जो H प्लस आयन इजीली रिलीज करेगा वही मोर एसिडिक होगा। तो ये चेक करने का तरीका है कि कौन से कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है और कौन से कम एसिडिक है। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं यहां पर इसमें ले सकता हूं। देखो, जैसे मुझे दे रखा है, यहां पर मुझे दे रखा है HCl दे रखा है, HBr दे रखा है और HI दे रखा है। मुझे इन तीनों कंपाउंड में कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इनको पहले सभी को डिसोसिएट कर दिया। किस किस में डिसोसिएट करा, देखो यहां पर लिखा H प्लस, तो क्या बना Cl माइनस, यहां बना H प्लस, तो यहां बना Cl माइनस, यहां लिखा H प्लस, तो यहां लिखा, सॉरी यहां पर Br माइनस होगा, ये लिखा Br माइनस, और यहां पे होगा I माइनस। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है ये वाला कि इन तीनों में मोर एसिडिक कौन है। तो डायरेक्टली हमने ये नहीं कहा कि इनमें से कौन स्टेबल, ना ना ना, पहले हमने कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट करा। तो कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस, इसका Br माइनस और इसका I माइनस। अब मुझे बताइए कि इन तीनों में से मोर स्टेबल कौन। और ये क्वेश्चन हमने अभी कुछ टाइम पहले लास्ट जो लेक्चर था उसमें डिस्कस करा था। तो मैंने तुमसे कहा था Cl Br I सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, और ग्रुप में हम चेक किससे करेंगे, साइज से। तो साइज किसका ज्यादा, आयोडीन का साइज ज्यादा, तो जिसका साइज ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। तो इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल कौन, I माइनस, और Cl माइनस क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। तो अगर ये मोस्ट स्टेबल है, इट मीन्स HI मोस्ट एसिडिक होगा। तो HI सबसे ज्यादा एसिडिक, HBr उससे कम एसिडिक, और HCl उससे भी कम स्टेबल। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल कोई भी हमें कंपाउंड दे रखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, तो ओवरऑल ये 3 स्टेप प्रोसेस होगा। 3 स्टेप, देखो कैसे। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जो एसिड दे रखा है उन्हें आप कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जो कॉन्जुगेट बेस तुमने बनाए थे उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर कर लिया, मान लीजिए, मतलब हमने माना कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये हुआ सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में बस बता देंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है। तो सेकेंड स्टेप में हमने बोला कि ये ज्यादा स्टेबल है, तो थर्ड स्टेप में हमने क्या बोला कि HI सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। याद रखो। अच्छा, एक सिंपल ट्रिक भी दे सकता हूं मैं, याद रखना, ये ट्रिक हर जगह काम आएगी। अगर हाइड्रोजन अलग अलग साइज के एटम के साथ जुड़ा हुआ है, अगर हाइड्रोजन अलग अलग साइज के एटम के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर H क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर H ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है, और यहां पर
H आयोडीन के साथ जुड़ा हुआ है, अलग अलग साइज है, तो जिसकी साइज सबसे ज्यादा होगी उससे अटैच्ड हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो। और इस बेसिस पर मैं तुम्हें ये भी एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे मैंने तुमको बोला H2O और एक दिया H2S, वाटर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। आपसे कहा जाए पति कौन ज्यादा एसिडिक, ट्रिक लगाओ, सीधा ट्रिक लगाओ। इसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। इसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, सल्फर से। और ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो साइज किसका ज्यादा, ये तो सबको पता होगा, सल्फर का साइज ज्यादा। तो जिसका साइज ज्यादा उससे जुड़ने वाला H मोर एसिडिक होगा। सेट आंसर, ठीक है। अब इसी बेसिस पर यहां पर चलो ठीक है, मैं इसी में और एक दो एग्जांपल ले सकता हूं। मतलब हम ट्रिक की बात कर रहे हैं, ट्रिक में अब ये है, मान लीजिए हमको दे रखा है CH4, फिर दे रखा है NH2, फिर दे रखा है H2O और फिर दे रखा है यहां पर HF। अब हमें इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो देखो यहां पर H किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, यहां पर H नाइट्रोजन से, यहां पर H ऑक्सीजन से, यहां पर H फ्लोरीन से। और तुमको पता होगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सेम पीरियड में आते हैं। ये सब के सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, सबको पता होगा। तो अगर सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं तो फिर हम किससे सॉल्व करेंगे इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। चलो ठीक है, इसको पहले हम ऐसे भी बना सकते हैं। यहां से H प्लस हमने रिलीज करा तो बना कौन, CH3 माइनस, NH2 में से H प्लस उड़ा दिया तो कॉन्जुगेट बेस क्या बना, NH2 माइनस। H2O में से कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो एक H उड़ाएंगे, बस एक, क्या मिलेगा, OH माइनस। और HF में से H उड़ा दिया तो ये बना F माइनस। तो ये सबके सब एसिड, ये इन सबके कॉन्जुगेट बेस। अब बताइए इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन। तो मैंने तुमसे कहा था अगर एनाइन सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी उस पर माइनस चार्ज स्टेबल होगा। तो इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, तो फ्लोरीन पर माइनस चार्ज मोस्ट स्टेबल होगा। और अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो HF मोस्ट एसिडिक होगा। तो इन सब का एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, DCBA। ये मोस्ट स्टेबल, ये लीस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल का ये एसिड मोस्ट एसिडिक, और लीस्ट स्टेबल एनाइन का ये एसिड लीस्ट एसिडिक। आई बात समझ में। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, अब हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि हर क्वेश्चन में हम उसको एनाइन में कन्वर्ट करें, एनाइन में कन्वर्ट करके स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं कौन ज्यादा एसिडिक है। इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। आई बात समझ। ट्रिक बनाओ। ट्रिक ये है, अगर हाइड्रोजन सेम पीरियड के एटम से जुड़ा हुआ है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है उससे जुड़ने वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होगा। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूँ कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। तो अगर सेम पीरियड है तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ने वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होगा। लेकिन अगर साइज वाला फैक्टर आ रहा है तो जिसकी साइज ज्यादा होगी, जिसकी साइज ज्यादा होगी उससे जुड़ने वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होगा। इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो इस वाले पार्ट में, अच्छा एक चीज तुमको मैं और बता दूं, ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बताया था ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन से मैंने तुमको ये सब पढ़ाया था। आज एक बार से फिर मैंने लिया है जस्ट रिवीजन के लिए, ताकि एक बार फिर से आपका ये सब रिवीजन हो जाए। चलो ठीक है, ये तो एक थ्योरी पार्ट हुआ। अब इसके बाद हम लोग कई सारे एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हम शुरू कर रहे हैं कुछ एग्जांपल जिसमें हमें कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है।
तो देखिए क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये एग्जांपल्स है। अब बताना है कौन मोर एसिडिक है एंड कौन लेस एसिडिक है। तो अभी हमने बात करी थी, कुछ मैंने ट्रिक्स की भी बात करी थी। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड HF। और ये एग्जांपल तो हमने अभी जस्ट सोल्व ही करा है। तो बताइए फर्स्ट वाले का एग्जांपल क्या होगा। तो यहां पर हमें पता है हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये वाला मोस्ट एसिडिक होगा। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये और भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, तो इससे जुड़ने वाला हाइड्रोजन सबसे कम एसिडिक होगा। तो मोस्ट एसिडिक यहां पर बोलेंगे DCBA। चलो ठीक है, ये हुआ फर्स्ट एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट अब बताइए सेकंड एग्जांपल की हम बात करें तो दे रखा है HF, HCl, HBr, HI। बताया था मैंने अभी, जिस एटम का साइज ज्यादा है, जिस एटम का साइज ज्यादा है उससे अटैच्ड हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होगा, क्योंकि जब H+ हटेगा तो I पे चार्ज क्या आएगा, माइनस, और I- की साइज सबसे ज्यादा है तो ये मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। तो यहां पर सेकंड में आंसर हो जाएगा अगेन DCBA। याद रखो इस तरह से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अब हमें दे रखा है नंबर 3। ये दे रखा है इथाइन के बाद इथीन, और ये कंपाउंड दे रखा है इथेन। तो इन तीनों कंपाउंड में हमें बताना है कि कौन मोस्ट एसिडिक होगा और कौन लीस्ट होगा। तो यहां पर देखो, ये वाला H और ये वाला H सेम है, ये दोनों आइटम सेम है, दोनों कार्बन सेम है, तो इनसे अटैच्ड जो हाइड्रोजन होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालेंगे। देखो, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, जो फर्क है वो बॉन्डिंग का फर्क है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन और सिंगल बॉन्डेड कार्बन। तो हमें पता है बॉन्डिंग चेंज होती है तो हाइब्रिडेशन भी चेंज होता है। तो यहां पर देखो, इस केस में ये जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp, डबल बॉन्ड कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 और सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3। तो इसमें अगर हम s कैरेक्टर देखें तो sp3 में s कैरेक्टर कितना होता है, सबको पता है, इसमें होता है 25%, sp2 में कितना होता है 33.4%, और sp में होता है 50%। और हमको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर, परसेंटेज s कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर किसमें है, sp में है। तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25। ओके, sp2 कार्बन की होती है 2.75 और sp3 कार्बन की होती है जस्ट 2.5। अब जरा देखो किससे सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से या साइज से। भाई एटम्स में कार्बन 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 है, तो साइज की तो हम बात करेंगे नहीं। यहां पर हम सॉल्व करेंगे इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। याद रखो, तो इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, ये कार्बन। तो इससे जुड़ने वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होगा, और ये सबसे कम एसिडिक होगा। आई बात समझ में। तो यहां पर ओवरऑल आंसर हमारा हो जाएगा A ग्रेटर देन B एंड B ग्रेटर देन C। तो आज के बाद याद रखो, सुनो, कुछ एग्जांपल्स स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं, उनका एसिडिक ऑर्डर तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए। यही नहीं कि कभी भी क्वेश्चन आया तो हर बार हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, सोच रहे हैं क्या आंसर होगा। ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको हर वक्त आने चाहिए। मीथेन, अमोनिया, वाटर, HF, कौन ज्यादा एसिडिक, HF ज्यादा होता है, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। HF, HCl, HBr, HI, कौन ज्यादा एसिडिक, HI, क्यों, साइज ज्यादा है। सब पता होना चाहिए आज के बाद, ठीक है। अच्छा, इथाइन, इथीन, इथीन, कौन ज्यादा एसिडिक, इथाइन, क्यों, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन है, हाइब्रिडेशन sp होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, बॉन्डिंग ज्यादा होगी, बॉन्डिंग बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। डायरेक्टली ट्रिक याद रखो। तो इससे जुड़ने वाला H मोस्ट एसिडिक होगा इन तीनों में। चलो ठीक है, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, यहां पर हमें दे रखा है अल्काइन। इस अल्काइन को कंपेयर करना है अमोनिया से। अरे बात सुने, अब ये एग्जांपल मैंने क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा कि अगर ये कार्बन और ये N में हम बात करें, अमोनिया को मीथेन से कंपेयर करें तो अमोनिया ज्यादा एसिडिक होता है। लेकिन अगर अमोनिया को हम अल्काइन से कंपेयर करें, अरे बात सुने, तो ज्यादा एसिडिक यहां पर अल्काइन होता है। क्यों, फिर से देखो, ये वाला कार्बन sp कार्बन बताया था अभी, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन sp होता है,
तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी 3.25 अभी बताया था, और N की होती है 3.0। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? sp कार्बन, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा होती है, याद रखना, ठीक है। चलिए नंबर 5 की बात करें। नंबर 5 में हमें दे रखा है ROH और एक दे रखा है RSH। OH का मतलब अल्कोहल, SH का मतलब थायो अल्कोहल। अब बताइए इसमें H किससे अटैच्ड है? ऑक्सीजन से। इसमें H किससे अटैच्ड है? सल्फर से, और सल्फर का साइज ऑक्सीजन से ज्यादा, इसका मतलब ये वाला H मोर एसिडिक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा B ग्रेटर देन A। चलो ऐसा ही मिलता जुलता एग्जांपल, H2O वाटर और H2S में ज्यादा एसिडिक कौन बताइए? तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ा है, एंड सल्फर का साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा है तो अटैच्ड हाइड्रोजन भी मोर एसिडिक होगा। चलो ठीक है, ये बना दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमने मॉलिक्यूल लिया है 7th नंबर। समझना इस एग्जांपल को, क्या दे रखा है यहां पर, इसको ऐसे लिखा हुआ है। चलो थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर इसको CH3 बना देता हूं। ये मैंने यहां पर CH3 बना दिया। तो सबसे पहले तो इसका नेम बताइए, इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, सबको पता होना चाहिए। तो CH3 C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज एसिटिक एसिड, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। और IUPAC नेम होता है इथेनोइक एसिड। अब इसमें देखो ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया, हम इस कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम बस इसी कंपाउंड की बात कर रहे हैं। इस कंपाउंड में 2 अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन हैं। कौन कौन सा हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन ऐसा है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और एक हाइड्रोजन ऐसा है जो कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब दोनों जो हाइड्रोजन है इनका एसिडिक स्ट्रेंथ डेफिनेटली अलग अलग होगा। तो यहां पर हम एक काम करें, इस CH3 को मैं यहां से हटाकर CH2 करके और यहां पर ऐसे अलग से H लगा देता हूं, ठीक है। और इस H को मैंने नाम दिया A और इस H को मैंने नाम दिया B। 2 अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन, एक A और एक B। अब हमें बताना है A और B में से मोर एसिडिक कौन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो यहां पर ये H इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जबकि यहां पर H ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से जुड़ा वाला जो H होगा वो मोर एसिडिक होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहां पे, ये हम लिखेंगे B ग्रेटर देन A। याद रखो, मतलब B वाले हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ A वाले हाइड्रोजन से ज्यादा होगी। अब ये एग्जांपल हमने क्यों सोल्व करा, सुनना पूरी बात। अब मैं अगर इस कंपाउंड को अगर मैं किसी दूसरे कंपाउंड से कंपेयर करूं, तो मुझे इसमें पहले सोचना पड़ेगा कि कौन सा हाइड्रोजन कंपेयर करूं। तो भाई इस कंपाउंड का मैं ये वाला H कंपेयर करूंगा, हमेशा बाय डिफॉल्ट ये वाला H लिया जाएगा। आई बात समझ, आपसे कहा जाए न कहा जाए, बट इस कंपाउंड को मैं अगर किसी दूसरे कंपाउंड से कंपेयर कर रहा हूं तो मैं ये वाला H कंपेयर करूंगा। जैसे देखो ये एग्जांपल नंबर 17 है, हमने सोल्व नहीं करा है, लेकिन इस एसिडिक एसिड को मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं। तो इस वाले कंपाउंड का कौन सा H लूंगा, ये वाला H लूंगा कि ये वाला H लूंगा। तो इस कंपाउंड का मोस्ट एसिडिक H कौन सा है, ये वाला है। इस H को कंपेयर करूंगा उस कंपाउंड से। आई बात समझ में? चलो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा वो तो अभी हम बात करेंगे। तो पहले हमने 7th की बात कर ली, तो 7th में आंसर क्या हो जाएगा, B ग्रेटर देन A। चलो ठीक है, अब आइए नंबर 8 पर। नंबर 8 एग्जांपल में भी एक सिंगल हमें कंपाउंड दे रखा है, एंड दिस कंपाउंड इज प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन में अब मैं तुमसे कहूं कि ये वाला H, इसको मैंने नाम दिया A और इसको मैंने नाम दिया B। बताइए A और B में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। अब यहां पर भी H कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां पर भी H कार्बन से जुड़ा हुआ है, समझना। तो भी मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि किसी भी एटम की एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी, उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर। समझना, आप अगर इसको ऐसे सोल्व करें कि ये कार्बन sp2 है और ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ये sp3 होगा, तो sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ना। कॉन्जुगेट बेस से निकालो, देखो कैसे, समझना।
इसके यहां पे दो कॉन्जुगेट बेस पॉसिबल है। कौन कौन सा? देखो, सबसे पहले ये बोला हुआ है तो इसका H हटा दो, H प्लस हटा दो, तो माइनस कहां पर आएगा? CH माइनस यहां पर आया, देन डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमें मिला। इस हाइड्रोजन को हटाने से हमें ये कॉन्जुगेट बेस मिला। ठीक है, अब इस वाले H को हटा दो, इस वाले H को हटाया तो कॉन्जुगेट बेस हमें क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस एंड लोन पेयर। बस बात खत्म। एक कॉन्जुगेट बेस ये, एक कॉन्जुगेट बेस ये, दोनों कॉन्जुगेट बेस में से मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन? सोच के बताइए, लगाओ दिमाग। तो भाई यहां पर ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में है, तो ये नेगेटिव वाला तो रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है ना? माइनस चार्ज अभी इस कार्बन पर है, अब ये लोन पेयर पाई में चेंज होगा, फिर ये पाई बॉन्ड यहां पर आएगा, तो अब इस पर माइनस आएगा। तो एक अकेला माइनस चार्ज दो अलग अलग कार्बन पर डिस्पर्स हो रहा है, दो कार्बन के बीच में बट रहा है, तो दोनों पर चार्ज कितना हो जाएगा? -1/2 इस पर होगा, -1/2 इस पर होगा, दोनों पर हाफ हाफ हो जाएगा। इसके अंदर माइनस चार्ज तो है, और तुमसे मैंने कहा था जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है और उसी पर अगर माइनस है तो वो चार्ज कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बताया था ये एग्जांपल। तो इसमें और इसमें ये ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस के कारण। तो सीधी सी बात, अगर ये वाला ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, ये वाला अगर ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इस वाले H की एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी। आई बात समझ में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A लेस देन B। याद रखो। और आज के बाद एक ट्रिक याद रखो, एक ट्रिक हमेशा याद रखना कि अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड दे रखा है, तो डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन और ये कार्बन, इनके पास जो H है उस H की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी। उसके बाद वाला जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड वाला, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये याद रखना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल में यहां पर तुम्हें ऐसे दे सकता हूं, मान लीजिए ये मैंने डबल बॉन्ड ये लिखा, ऐसे कई सारे कार्बन दे दिए। अब बताइए इसमें से मोस्ट एसिडिक H कौन से कार्बन का होगा? सोच के जवाब दो। तो इसका मोस्ट एसिडिक H कौन सा? ये डबल बॉन्ड कार्बन है, तो इसका जो अगला वाला कार्बन होगा ये वाला, इसके पास जो H होगा ये वाला H, ये H मोस्ट एसिडिक होगा इस पूरे मॉलिक्यूल में। आई बात समझ में? तो याद रखो इसको। तो अब यहां पे देखो इस केस में, चलो ऐसा ही एक एग्जांपल हमें यहां पर ये दे रखा है। देखो अब इसमें नंबर 9 को हमें सॉल्व करना है। ये साइक्लो 5 मेंबर का रिंग दे रखा है, एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां पर है। अच्छा, इस वाले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन होंगे, CH2 होगा। हमने एक ही H को हाईलाइट करा है, दूसरे H को नहीं लिखा, क्योंकि इसके पास दो H एक जैसे होंगे। ठीक है, एक लिखा और एक H यहां पर भी तो होगा, कार्बन का वैलेंसी 4 है, तो एक H इसके पास भी होगा, ये भी हमने अलग से लिख दिया। इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B। अब A और B को कंपेयर करना है, बताओ, लगाओ दिमाग, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो यहां से अगर हमने इस H प्लस को हटाया तो इस पे चार्ज क्या आएगा? माइनस। समझ रहे हो? चलो ठीक है, इसका मैं कॉन्जुगेट बेस बना रहा हूं। HA को हटा दे हम, HA को हटा दिया, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहां लोन पेयर और ये चार्ज माइनस। ठीक है, अब B को हटा दें, तो B को हटाने से क्या होगा? ये डबल बॉन्ड, यहां तो H है सी, इस पर चार्ज माइनस। अब बताओ ये वाला कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल कि ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल? आंसर निकाल लिया होगा, ये वाला मोर स्टेबल होगा। क्यों? अरे भाई ये तो एरोमेटिक है, ये तो एरोमेटिक हो रहा है। कैसा एरोमेटिक हो रहा है? 2 + 2 एंड +2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो एरोमेटिक है। और ये वाला कैसा है? नॉन एरोमेटिक। क्यों है नॉन एरोमेटिक? ये वाला कार्बन देखो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन का हाइड्रोजन sp3 है, तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब ये हुआ इस वाले H की एसिडिक स्ट्रेंथ B से ज्यादा है। क्लियर? चलो, तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहां पर। डियर स्टूडेंट्स,
अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। A greater than B। तो मैंने तुमको क्या ट्रिक बताया था? ट्रिक ये है, डबल बॉन्ड के बाद वाला जो कार्बन होगा सिंगल बॉन्डेड, उस पर जो H होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, चलो अब इस वाले में देखो, अब फिर से प्रैक्टिस करो, बताओ। इस वाले में ये हमको बोला हुआ है HA, ये बोला हुआ है HB और ये बोला हुआ है HC। तो बताओ A, B, C में मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा? बताओ, लगाइए दिमाग। तो मैंने क्या बोला था, अभी हाल बोला, डबल बॉन्ड के बाद वाला जो कार्बन है ये वाला, इस पर जो H होगा ये मोस्ट एसिडिक होगा। तो मोस्ट एसिडिक यहां पे कौन सा होगा? B। ये तो B होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्यों? H हटेगा, माइनस आएगा, वो माइनस इस पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला देखो, डबल बॉन्ड पर H और सिंगल बॉन्ड पर H। तो यहां पर आओ, ये डबल बॉन्ड कार्बन पर H और सिंगल बॉन्ड कार्बन पर H में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? डबल बॉन्ड वाला। तो इसको सोल्व किससे करेंगे? हाइब्रिडेशन से। तो यहां पर ये कार्बन sp2 है, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन sp3 से जुड़ा हुआ है। तो sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए ये वाला H मोर एसिडिक होगा। तो HB के बाद HA और HA से सबसे कम क्या हो जाएगा? HC हो जाएगा। आई थिंक बना सकते हो, वेरी गुड। चलो ठीक है, आगे बढ़े, नंबर 11 पर आए। अब 11 में देखो, इथीन दे रखा है और प्रोपीन दे रखा है। तो इथीन का कौन सा H लें? इस मॉलिक्यूल का कैप्टन कौन है? कैप्टन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला H2, ये H2 एक जैसे हाइड्रोजन है, एक जैसे है, फिर तो कोई सा भी ले लो। चलो मैंने ये वाला H लिखा, अब इसमें ये भी H है, ये भी H है और ये भी H, ये तीनों H अलग अलग टाइप के, ये A, ये B, ये C। तो बताइए इस मॉलिक्यूल का मोस्ट एसिडिक H कौन है? कैप्टन कौन है? जो मोस्ट एसिडिक H होगा वही तो कैप्टन मानेंगे। तो मैंने तुमसे कहा था डबल बॉन्ड वाले कार्बन के आगे वाला कार्बन, दिस इज एलाइलिक कार्बन, पता होगा। डबल बॉन्ड कार्बन के बाद वाला जो कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है वही मोस्ट एसिडिक होता है। तो इस वाले H को मैं इस H से कंपेयर करूंगा तो मोस्ट एसिडिक कौन सा वाला H होगा? ये वाला एलाइलिक कार्बन वाला। तो कुल मिलाकर कंपाउंड की बात करें तो हम ये कहेंगे कि प्रोपीन की एसिडिक स्ट्रेंथ इथीन से ज्यादा होती है। याद रखो आज के बाद। ठीक है, चलो वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट नंबर 12 एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना। मॉलिक्यूल में OH है, OH का मतलब अल्कोहल, अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल, ये भी अल्कोहल। नेमिंग क्या होगी? CH3OH क्या होता है? मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और ये होता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। डिग्री वाइज बात करें तो ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल और ये 3 डिग्री अल्कोहल। अब इसमें बताइए कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो अब यहां पर कैसे करेंगे? देखो होता क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, H+ रिलीज होना चाहिए, तो ये वाला H+ रिलीज होगा। ठीक है, H+ रिलीज होगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटकर कहां आना चाहिए? ऑक्सीजन पर। तो ये वाला बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पर आना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग किधर हो रही है? ऑक्सीजन की तरफ। इलेक्ट्रॉन टूटकर ऑक्सीजन की तरफ इधर आ रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है, अब इन ग्रुप का भी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो यहां पर ये जो ग्रुप है टर्शरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल इथाइल, इनका इफेक्ट कौन सा होता है? अब ये तुम्हें पता होना चाहिए। इन सभी ग्रुप का +I इफेक्ट होता है। तो +I का मतलब क्या करेगा? ये तो सबका टर्शरी ब्यूटाइल है, इसका तो +I होगा। ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, इधर दे रहा है। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और ये ब्यूटाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके कारण क्या होगा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम होगी तो ये H+ यहां से आसानी से अलग नहीं होगा।
तो ये तो इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई, तो सबसे ज्यादा प्लस आई किसका? तुमको मैंने भी कहा था एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा माइनस आई होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा, बट जितना ज्यादा प्लस आई होगा, जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं, समझना, हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, अल्कोहल की, ये मैं यहां लिख रहा हूं, हमने यहां पे लिखा ROH, समझना। अब मैं कह रहा हूं एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होगा, H प्लस अलग होगा, मतलब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहां जाएंगे, ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग हो रही है वो किधर हो रही है, इस तरफ हो रही है। तो इस शिफ्टिंग को अगर ये वाला ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट करने का मतलब इसका इफेक्ट भी अगर खींचने वाला है, खींचने वाले का मतलब माइनस आई, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। लेकिन अगर R का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देने वाला है, दे रहा है का मतलब क्या, प्लस आई, तो प्लस आई क्या करेगा, इस शिफ्टिंग को, इस वाली शिफ्टिंग को कमजोर कर देगा, मतलब आसानी से H प्लस यहां से रिलीज नहीं होगा। तो इन अल्कोहल में सबसे कम प्लस आई किसका होता है, मिथाइल का। तो सबसे ज्यादा एसिडिक यहां पर होगा मिथेनॉल, उससे कम इथेनॉल, उससे कम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और सबसे कम ये। और ये अल्कोहल का स्टैंडर्ड एसिडिक ऑर्डर है, याद रखना 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में सबसे ज्यादा। चलो अल्कोहल का अगर हम स्टैंडर्ड एसिडिक स्ट्रेंथ लिखें तो ये हमने लिखा CH3OH सबसे ज्यादा, उससे कम 1 डिग्री अल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री अल्कोहल, और सबसे कम 3 डिग्री अल्कोहल होता है। ये याद होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। ये अल्कोहलों का स्टैंडर्ड एसिडिक ऑर्डर हर जगह फॉलो करेगा ये, ठीक है। चलो ठीक, तो ये हम यहां से हटा सकते हैं ये सब। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट 13th एग्जांपल पर। 13 में देखो क्या दे रखा है, OH, ये भी OH, ये भी OH, OH का मतलब अल्कोहल, ठीक है। तो यहां पर अब हमें देखना है कि तीनों अल्कोहल एक जैसे हैं कि अलग अलग है। तो ठीक से देखो, इस वाले कार्बन का डिग्री क्या है, ये कार्बन तो 1 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल। ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल। और ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, तो ये हुआ 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब हम एक काम करें, इसको हमने नेमिंग दिया A, इसको नेमिंग दिया B और इसको नेमिंग दिया C। 3 अलग अलग हाइड्रोजन, HA, HB और HC। तो बताइए मोस्ट एसिडिक कौन होगा। अब अगर तुम्हें ये स्टैंडर्ड ऑर्डर आता है तो आसानी से बना लोगे। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा वाला होगा, 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब मोस्ट एसिडिक होगा HB, HB से कम होगा 2 डिग्री वाला, तो ये आ जाएगा HA, और सबसे कम एसिडिक होगा HC। इस टाइप से हम इन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ये हुआ 13 नंबर कंप्लीट। अब आइए नंबर 14। नंबर 14 में हमें कंपाउंड क्या दे रखा है, ये दे रखा है ROH। OH से R जुड़ा है तो अल्कोहल, और सिंपल HOH क्या होता है, वाटर। अब बताइए इसमें कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखो वाटर में इस H के रिस्पेक्ट में यहां पर ये H लिया और यहां पर ये H लिया, दोनों में फर्क किसका है, फर्क यहां पर है हाइड्रोजन, और यहां पे कौन है, R का मतलब अल्काइल ग्रुप है। और अल्काइल ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है, तो अल्काइल ग्रुप का इफेक्ट होता है प्लस आई। ये तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा तो मतलब प्लस आई क्या करता है, प्लस आई तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। तो याद रखो अल्कोहल में और वाटर में वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। अच्छा क्वेश्चन ये वाला, अल्कोहल एंड वाटर में वाटर ज्यादा एसिडिक होता है, ये याद रखो, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम यहां पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल 15, वाटर प्लस फिनॉल। ये फिनॉल है। अगर बेंजीन से डायरेक्टली OH अटैच्ड है तो उसको अल्कोहल नहीं बोलेंगे, याद रखना, इसको फिनोलिक ग्रुप कहा जाता है। अगर बेंजीन से डायरेक्टली OH अटैच्ड है तो ये फिनोलिक ग्रुप होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहां पर एक चीज मुझे बताना, एक बड़ा अच्छा तरीका और मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक ऐसा ऑक्सीजन
एक ऐसा ऑक्सीजन जिस पर कोई चार्ज नहीं है उससे अटैच्ड हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ओके, मान लिया। एक और ऐसा ऑक्सीजन जिस पर चार्ज डेल पॉजिटिव आ रहा हो किसी भी तरीके से और उससे अटैच्ड हाइड्रोजन जुड़ा है। एक ऐसा ऑक्सीजन जो न्यूट्रल है उस पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक ऐसा ऑक्सीजन जिस पर ऑलरेडी चार्ज डेल पॉजिटिव है उससे H जुड़ा हुआ है। ठीक है, मान लिया। इसको नंबर दिया A, इसको नंबर दिया B। बताओ A और B में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? इसमें और इसमें ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो सीधी सी बात वो है, वही ज्यादा एसिडिक होगा जो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ जल्दी रहा होगा। ये ऑक्सीजन तो न्यूट्रल है, इस पे चार्ज क्या आ रहा है? डेल पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव है। प्लस चार्ज किसको शो करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को शो करता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कम है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग इस बॉन्ड में होगा उससे ज्यादा इसमें होगा। क्यों होगा इसमें ज्यादा? फिर से बताओ। बिकॉज यहां पर O पे चार्ज डेल पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज एटम है, तो इसकी खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। मतलब ये आसानी से H+ आयन को रिलीज कर देगा। तो मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो मोर एसिडिक होगा, ये याद रखना। ठीक है, अब यहां पर देखो वाटर है और वाटर में यहां पर फिनॉल है। ठीक है, अब बताइए फिनॉल में तो रेजोनेंस होता है। कैसे रेजोनेंस होगा पता है? O का लोन पेयर पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा, रेजोनेंस वगैरह होगा। तो जब हम इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो उस हाइब्रिड में तुमको पता है O पे चार्ज क्या आएगा? डेल पॉजिटिव आएगा। यस और नो? इस O पे चार्ज डेल पॉजिटिव होगा, इस बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर डेल नेगेटिव, यहां डेल नेगेटिव और यहां पर डेल नेगेटिव चार्ज है। तो हमें तो इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन से कंपेयर करना है। तो ये वाला ऑक्सीजन तो न्यूट्रल है और न्यूट्रल ही रहेगा, बट ये वाला ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज एटम से जुड़ने वाला H मोर एसिडिक होता है। आई बात समझ? इसलिए ओवरऑल कहेंगे फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होता है। एक तो ये तरीका सोल्व करने का हुआ। एक और आसान सा तरीका, वो क्या? इसका कॉन्जुगेट बेस H+ हटा दो। इसमें से हमने H+ को हटा दिया तो यहां पर हमें कौन मिला? OH-। ये इसका ये कॉन्जुगेट बेस, उसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ। इसका कॉन्जुगेट बेस हमने ये बना दिया O-। ठीक है, तो मैंने तुमसे क्या बोला था? एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो कॉन्जुगेट बेस में ले आओ। अब कॉन्जुगेट बेस की स्लिपरी देख लो तो ये HO- और ये फेनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल कौन? ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? तो रेजोनेंस हो रहा है इसमें तो O- बेंजीन के कॉन्जुगेशन में है। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होती है। याद रखो। तो वाटर में और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? फिनॉल ज्यादा एसिडिक हुआ। ठीक है, चलो और देखो। तो कुल मिलाकर कहानी क्या हुई? कहानी ये हुई कि अल्कोहल, वाटर और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन? फिनॉल ज्यादा, वाटर कम और अल्कोहल उससे भी कम होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही एक एग्जांपल और, फिनॉल एंड एसिटिक एसिड। अब बताओ इसमें ज्यादा एसिडिक कौन? तो ठीक है, कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट करा? यहां पर इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस होगा O- फेनॉक्साइड आयन। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड O-। ठीक है, इसमें भी रेजोनेंस होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा। इसमें रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज कहां कहां पर जाएगा? एक तो ऑक्सीजन पर है, उसके अलावा कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन पर और जाएगा। एक ऑक्सीजन और 3 कार्बन, याद रखना। इस वाले केस में रेजोनेंस होगा, कैसे जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड O पर, O पे चार्ज नेगेटिव। तो यहां नेगेटिव किस किस पर आ रहा है? 2 ऑक्सीजन पर। तो भी 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो ज्यादा स्टेबल होगा या एक अकेला ऑक्सीजन और 3 कार्बन? तो एटम अलग अलग हैं, तो जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है उससे आंसर निकालेंगे। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है उस पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो फेनॉक्साइड आयन के रेस्पेक्ट में ये जो एसिटेट आयन है ये मोर स्टेबल होगा। रीजन,
नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर आ रहा है। तो अगर ये स्टेबल ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज्यादा होगी। आई बात समझ में? चलो ठीक है, इसमें ये आंसर हुआ। अब आइए 17 में क्या कंपेयर कर रखा है? एसिटिक एसिड को सल्फोनिक एसिड से कंपेयर कर रखा है। तो सोचो, यहां से H हटेगा, माइनस आएगा, वो माइनस यहां से हटकर इसके पास चला जाएगा, मतलब दो ऑक्सीजन के बीच में माइनस चार्ज डिस्पर्स होगा। इस वाले केस में यहां से हमने H हटा दिया इस H को, O पे माइनस आया। अब बताओ वो माइनस कितने और एटम पर डिस्पर्स होगा? तो अभी माइनस यहां पर है, फिर वो माइनस यहां पर आएगा और फिर वो माइनस यहां पर भी आएगा। तो यहां तो एक अकेला माइनस चार्ज तीन ऑक्सीजन पर जा रहा है, जबकि यहां पर माइनस चार्ज सिर्फ 2 ऑक्सीजन पर जा रहा है। तो बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस देगा? सल्फोनिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में और सल्फोनिक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अब देखो इसमें यहां पे ओवरऑल अगर हम बात करें एसिडिक ऑर्डर की, इसमें कई सारे कंपाउंड हमने लिखे हैं। तो तुम्हें आज के बाद याद होना चाहिए क्या? सबसे कम एसिडिक अल्कोहल, उससे ज्यादा वाटर, उससे ज्यादा फिनॉल, और फिनॉल से ज्यादा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होगा सल्फोनिक एसिड। मतलब इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? सल्फोनिक एसिड, उससे कम कार्बोक्सिलिक, उससे कम फिनॉल, फिनॉल से कम वाटर, और वाटर से कम अल्कोहल। और अल्कोहल में भी याद रखना ऑर्डर, अल्कोहल में भी याद रखेंगे क्या? अल्कोहल का एसिडिक ऑर्डर क्या लिखाया था? सबसे कम 3 डिग्री अल्कोहल, उससे ज्यादा 2 डिग्री, और उससे ज्यादा 1 डिग्री। तो ये कंप्लीट इसका ये ऑर्डर तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये 17 एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व करे हैं। अब 17 के बाद कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम और बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें, और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।